नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। उमर अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उमर ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। उमर अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है, तो हाईकोर्ट ने उमर को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया है। तो लखनऊ में जमीन पर अवैध कब्जा करने का यह पूरा मामला था। तो उमर अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा। तो लखनऊ में जमीन पर अवैध कब्जा करने का यह पूरा मामला था। तो उमर अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो उमर ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इससे पहले हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। अब इसी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है उमर ने और आज इस मामले पर सुनवाई होनी है। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से उमर को राहत मिलती है या फिर एक बार फिर से मुश्किलें उमर की बढ़ेगी। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज उमर अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। अग्रिम जमानत याचिका है ये और कहीं ना कहीं देखिए सबकी नजर है, क्योंकि हाई कोर्ट से तो झटका लगा ही है, अब नजर सुप्रीम कोर्ट पर है। देखिए, मुख्तार अंसारी परिवार के सदस्यों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा रही है। इसमें मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की बात करें तो फर्जीवाड़ा करने और संपत्ति हथियाने के मामले में अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका उमर अंसारी ने डाली है और इसको लेकर आज उसकी अर्जी पर कहीं ना कहीं सुनवाई होने वाली है। चूंकि उमर अंसारी अभी फिलहाल फरार चल रहा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो 14 अप्रैल को निराशा हाथ लगने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से उसने सुप्रीम कोर्ट का कहीं ना कहीं रुख अख्तियार किया था और सबसे अगर हम बात करें तो आज इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमर अंसारी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो उमर अंसारी पर हेट स्पीच मामले में उमर अंसारी के खिलाफ गाजीपुर की अदालत से भी गैर जमानती जो वारंट है वो जारी हुआ है। सबसे खास बात है कि इस पूरे मामले की बात करें तो राजस्व अधिकारी सुरजन लाल ने 27 अगस्त 2020 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी। उसमें मुख्तार अंसारी के बेटे उमर और अब्बास पर आरोप लगाया गया है कि दोनों ने ही फर्जी दस्तावेज बनाकर जो खाली संपत्ति है उसको हथिया ली थी। इसके बाद साजिश के तहत कहीं न कहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए से उस जमीन पर इमारत बनवाने के लिए नक्शा भी पास करवा लिया था और अवैध रूप से कब्जा कर नक्शा पास करवाने के बाद अवैध इमारत भी बनवा ली थी। तो आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। खासतौर पे जिस राहत के लिए कहीं न कहीं उमर अंसारी जो मुख्तार अंसारी का बेटा है वो पहुंचा हुआ है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ उमर अंसारी की ओर से दलीलें दी जाती है और क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट उमर अंसारी को राहत देता है या नहीं देता है। ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में सुनवाई आज है। गैंगरेप केस में 11 दोषियों को समय से पहले रिहाई देने के फैसले पर सुनवाई। केंद्र और गुजरात सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा कर सकती है दाखिल। तो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को दिया था निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने 1 मई तक फाइल पेश कर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था। तो पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि 1 मई तक फाइल पेश कर जवाबी हलफनामा दाखिल करे। पीयूष संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, बिल्किस बानो गैंगरेप केस में आज सुनवाई होनी है, क्या कुछ इस सुनवाई में रहेगा? और चूंकि देखिए अब हलफनामा भी आज दाखिल करना है। देखिए, निश्चित रूप से बिल्किस बानो गैंगरेप केस में जिस तरीके से 11 दोषियों को समय से पहले कहीं न कहीं रिहाई दिया गया था, उस फैसले को लेकर काफी चर्चाएं हुई और काफी सरकार पर काफी सवाल भी उठाए गए विपक्ष की ओर से। आज इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, क्योंकि आज केंद्र और गुजरात सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जवाबी जो हलफनामा है वो दाखिल कर सकती है कि आखिर वाकई में क्या जरूरत पड़ गई कि 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया गया। अगर हम बात करें तो 18 अप्रैल को पिछली सुनवाई में चूंकि कोर्ट ने केंद्र सरकार और गुजरात सरकार से कहा था कि 1 मई यानी कि आज के दिन एक फाइल पेश कर जवाबी हलफनामा दें। तो आज इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और बता दें कि जो कल भी इस पूरे मामले में सुनवाई होने वाली है, यानी कि एक के बाद एक बैक टू बैक इस पूरे मामले में सुनवाई हो रही है। चूंकि पिछली बार की अगर हम बात करें तो पिछली बार कोर्ट में केंद्र और गुजरात सरकार की ओर से जो
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है एसपी राजू, वो पेश हुए थे। उन्होंने सीधे तौर पे कहा था पिछली बार की जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन लगाने पर विचार करेंगे और इसमें रिहाई की फाइल भी मांगी गई है। तो निश्चित रूप से बिल्किस बानो मामले में आज सुनवाई होगी और एक के बाद एक पिछली बार भी जब सुनवाई हुई थी तो कई टिप्पणियां जो है सुप्रीम कोर्ट ने की थी। तो अब आज देखना होगा कि आज खासतौर पे गुजरात सरकार और केंद्र सरकार की ओर से इस पूरे मामले में जवाब क्या कुछ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी को देने के लिए। वही 19 किलो वाला कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ। 19 किलो का एलपीजी सिलेंडर 171.50 रुपए सस्ता। तो कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर घटी कीमतें आज से लागू। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं। 19 किलो का एलपीजी सिलेंडर 1856 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। तो 171 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ। तो भाई घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं। 19 किलो का एलपीजी सिलेंडर 1856 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दे। दूसरे चरण के चुनाव में 78 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित। एक नगर पंचायत अध्यक्ष और 9 पार्षद निर्विरोध जीते। तो नगर पालिका परिषदों में 68 सदस्य निर्विरोध जीते हैं। नोएडा के रबुपुरा नगर पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचन। अलीगढ़ नगर निगम के 5 पार्षद, गाजियाबाद नगर निगम के 1 पार्षद निर्विरोध। इसके साथ ही मेरठ नगर निगम के 3 पार्षद भी निर्विरोध निर्वाचित। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां एसएसपी 5 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। अशोक कुमार ने वसूलीबाज 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। कबाड़ियों से रिश्वत लेने कर बिना कार्रवाई छोड़ने का आरोप है। स्वाट सेल के 2 गुलावटी थाने में 3 पुलिसकर्मी हुए सस्पेंड। अमीर आलम और राहुल बालियान स्वाट टीम में तैनात। तो कुशल तेवतिया और मोहित मलिक और माइकल बैसला की गुलावटी में तैनात है, जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई। अमीर आलम और राहुल बालियान स्वाट टीम में तैनात थे। इसके साथ ही कुशल तेवतिया, मोहित मलिक और माइकल बैसला की गुलावटी में तैनाती थी। तो एसएसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। अवैध वसूली और इसके साथ ही जिस तरीके से अशोक कुमार ने वसूलीबाज 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है, कबाड़ियों से रिश्वत लेकर बिना कार्रवाई छोड़ने का आरोप है। और अधिक जानकारी के साथ अशोक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, अशोक कुमार की एसएसपी की ये बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कि बुलंदशहर में देर रात को एसएसपी अशोक कुमार ने 5 पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड किया है, जहां एक कबाड़ी के चोरी का कबाड़ा लेने के लेखा एवज में उसे उठाया था और पैसे लेकर उसे छोड़ दिया था, जिसे एक खुफिया के अनुसार सूचना मिल रही थी एसएसपी अशोक कुमार को, जहां 2 स्वाट टीम के सिपाही हैं, 3 पुलिस कर्मचारी गुलावटी थाने में तैनात। दोनों 5 को तत्काल प्रभारी से निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच के लिए सिकंदराबाद सीओ को जांच सौंपी है। इस तरह की बड़ी कार्रवाई है। कहीं न कहीं जिस तरह की एसएसपी अशोक कुमार ईमानदारी के लिए छवि मानी जाती है, उसको देखते हुए एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करी है और जांच के लिए सीओ को सौंपा है। अब देखना होगा जिस तरीके की पुलिस कर्मचारी के साथ में ये बड़ी कार्रवाई हुई है, अन्य थानों में भी इस तरह की सूचना आती है, वो पुलिस कर्मचारी सतर्क होंगे और एसएसपी अशोक कुमार की कार्रवाई से। जी ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां गलगोटिया यूनिवर्सिटी में लगी आग। रात 3:30 बजे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में यह आग लग गई। भीषण आग से यूनिवर्सिटी का फूड कोर्ट जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मौके पर मौजूद 3 फायर टेंडर ने आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में फूड कोर्ट जलकर खाक हुआ। तो इतनी भीषण ये आग लगी। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।
ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी चौक पर बड़ा हादसा। सामान से भरा ट्रक रेलिंग तोड़कर अंदर घुसा। एक मूर्ति गोल चक्कर से और गौर सिटी की तरफ आ रहा था ट्रक, तो हादसे के दौरान एक व्यक्ति की हुई मौत। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना इलाके की ये पूरी घटना है। तो सामान से भरा ट्रक रेलिंग तोड़कर अंदर घुसा। एक मूर्ति गोल चक्कर के पास से ये पूरी घटना है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां युवक ने तमंचे से खुद को मारी गोली। घरेलू कलह के चलते युवक ने खुद को मारी गोली। परिजनों ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। युवक की हालत देख डॉक्टरों ने रेफर किया। उपचार के दौरान युवक की हुई मौत। सिकंदराबाद के टीचर कॉलोनी का यह पूरा मामला है। तो घरेलू कलह के चलते युवक ने खुद को गोली मार ली। परिजनों ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। युवक की हालत देख डॉक्टरों ने रेफर किया। अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां सपा विधायक पर दर्ज हुआ मुकदमा। रानीगंज से सपा विधायक पर धमकी देने का आरोप है। विधायक डॉक्टर आर.के. वर्मा ने बीएसपी चेयरमैन प्रत्याशी के समर्थन को दी धमकी। विधायक के खिलाफ प्रत्याशी के समर्थक ने दर्ज कराई शिकायत। विधायक के खिलाफ सुप्रीम SC/ST समेत गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हुआ है। जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के कटरा गुलाब सिंह पंचायत का यह पूरा मामला है। रानीगंज से सपा विधायक आर.के. वर्मा ने बीएसपी चेयरमैन प्रत्याशी के समर्थन में विधायक के खिलाफ प्रत्याशी के समर्थक ने दर्ज कराई शिकायत। जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के कटरा गुलाब सिंह पंचायत का यह पूरा मामला। तो सपा विधायक पर दर्ज हुआ मुकदमा। रानीगंज से सपा विधायक पर धमकी देने का आरोप। और अधिक जानकारी के साथ प्रतापगढ़ से संवाददाता मनु सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनु, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये विधायक पर धमकी देने का आरोप लगा है। बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं डॉक्टर आर.के. वर्मा। उनके ऊपर धमकी देने समेत अन्य मामलों में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को धमकाया है और उसे अभद्र टिप्पणी करते हुए जांच तक गालियां भी दी है, जिसके बाद जेठवाड़ा पुलिस ने मामला दर्ज करके आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनु इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर मिर्जापुर से, जहां पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में बम की सूचना निकली। फर्जी सघन तलाशी के बाद ट्रेन को किया गया रवाना। एहतियातन ATS वाराणसी टीम चुनार बुलाई गई है। 4 घंटे से ज्यादा खड़ी रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। पुरी से दिल्ली जा रही थी ये पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और इसी दौरान बम मिलने की सूचना मिली थी। और देखिए, जब सघन चेकिंग अभियान किया गया तो इस दौरान ये सूचना फर्जी निकली, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। 4 घंटे से ज्यादा खड़ी रही पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। पुरी से दिल्ली जा रही थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और इसी दौरान बम मिलने की सूचना मिली। खबर मैनपुरी से है, जहां नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं में मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों की शिकायत है कि सैकड़ों लोग रास्ते की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आपको बताते चले कि नगर पंचायत बेवर के रामनगर वार्ड संख्या 8 में निकलने के लिए रास्ता न होने के कारण यहां के रहने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते इस बार स्थानीय लोगों ने एकजुट होते हुए चुनाव का बहिष्कार किया है। स्थानीय लोगों का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कई बार चेयरमैन से लेकर DM तक से मार्ग बनवाने के लिए गुहार लगाई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हमारे रास्ते का बहुत दिक्कत है, रास्ता है नहीं यहाँ जी। और हम DM साहब के पास गए थे रास्ता के लिए, तो 2 साल पहले गए थे। तो DM साहब ने आदेश किया था, बोला योग दे देना चेयरमैन को, आदेश आया था। फिर हमें बुलाया गया था जी। हम गए थे तो बोला फौजी क्या होगा। मैंने देखो भाई रास्ता निकालो किसी तरीके से। तो इसने चेयरमैन ने ये कुछ नहीं किया। ये वहाँ से भी पूछा गया, 1-2 बार फोन आया मेरे पास DM ऑफिस से। मैंने बोला कुछ हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। हमारा ये है कि हमें रास्ता चाहिए, बोर्ड मिलेगा। रास्ता नहीं तो बोर्ड नहीं है।
बरसात में हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। 10-10 एक महीना हो जाता है, जब बरसात होती है पानी भर जाता है। हाँ। बच्चे हमारे कमर से इतना डूब जाते हैं वहाँ पे, इसलिए स्कूल नहीं जाते। अच्छा, 10 साल हो गए नगर पंचायत अध्यक्ष भाटिया साहब को हुए और हमने कई बार शिकायत करके गए, उनसे कहा कि हमें वही रास्ता चाहिए। इन्होंने हमारी समलैंगिक विवाह का हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया है। इसी दौरान अश्लीलता पर विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले तमाम हिंदूवादी संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम अपर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। इस प्रदर्शन के दौरान हिंदूवादी संगठनों ने समलैंगिकता के विरोध में ज्ञापन देते हुए कहा कि समलैंगिक विवाह हमारी संस्कृति और संस्कारों के खिलाफ है, लिहाजा हमने इसके विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और हम समलैंगिक विवाह का पूरी तरह से विरोध करते हैं। हिंदू परिषद के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया है और ये ज्ञापन इसके लिए था कि सुप्रीम कोर्ट में एक विषय चल रहा है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के विषय में। देखिए, हम लोग भारत में जन्मे हैं, भारत एक आस्थावान देश है, हमारे सारे कर्म जीवन के वो आस्था से ही संचालित होते हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कारों की मान्यता है और उसमें विवाह को एक संस्कार माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। आज विश्व हिंदू परिषद हरिगढ़ महानगर के द्वारा और उसके साथ साथ शहर में काम करने वाले विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ये ज्ञापन दिया गया है जो समलैंगिकी विषय के ऊपर है। जैसा कि आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मैटर चल रहा है, समलैंगिकी विवाह को वैध किया जाए अथवा नहीं। हम सब लोगों की ये मांग है, सारे सामाजिक संगठनों के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद हरिगढ़ महानगर ये मांग करता है महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से बात पहुंचे कि इस विषय को वैध करार ना दिया जाए। जी, मुख्य रूप से यहाँ विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने इस काम को किया है और यहाँ हम सभी सामाजिक संस्थाओं को अपने साथ लिया है, क्योंकि ये सभी समाज के लोग इसमें शामिल होंगे तभी इस काम को करने में हम लोग सफल होंगे। ये समलैंगिक विवाह जो कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं और उनको अपना आदर्श मान रहे हैं, इस प्रकार की कोई पद्धति हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत में, संस्कृति में रही ही नहीं है। इससे बच्चे सच्चाई तो ये है कि गलत दिशा में भटक रहे हैं और लाखों फॉलोअर्स भी बनते जा रहे हैं। इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारी मोटी कमाई भी कर रहे हैं। खबर बिजनौर से है, जहां पर शिवाला कला क्षेत्र में एक युवक की हत्या करके शव को रतनगढ़ चौकी के पास सड़क किनारे फेंकने का मामला सामने आया। मामले के संज्ञान में आते ही पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने मृतक के 2.5 लाख रुपए ब्याज पर ले रखे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। आज प्रातः लगभग 7:30 बजे थाना शिवाला कला को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव रतनगढ़ शादीपुर मिलक रोड पर झाड़ी के बीच में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना शिवाला कला की पुलिस मौके पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी चांदपुर और मेरे द्वारा भी घटना का तत्काल निरीक्षण किया गया। मृतक की पहचान ध्यान सिंह सनाब छोटे सिंह निवासी आजमगढ़ और रतनगढ़ थाना शिवाला कला के रूप में हुई। मृतक के भाई अशोक कुमार की तहरीर पर थाना शिवाला कला पर हत्या एवं अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करके इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। राजधानी में मेयर सीट पर लगातार दूसरी बार महिला आरक्षित है। ऐसे में सामान्य तौर पर घर परिवार की तरफ से रहने वाली महिला भी चुनावी रण में कौशल का परिचय दे रही हैं। इस बार 37 सीटें महिला के लिए रिजर्व है। सभी अहम दलों ने करीब इतनी ही महिलाओं को टिकट दिया है। महिलाओं को टिकट देने में कांग्रेस सबसे आगे है। 84 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली कांग्रेस ने 39 महिलाओं को टिकट दिए हैं। वहीं घर घर जाकर प्रचार के साथ ही जीत तय करने की रणनीति बनाने में भी महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी लखनऊ में मेयर सीट पर लगातार दूसरी बार महिला आरक्षित है। सामान्य तौर पर घर परिवार की तरफ से रहने वाली महिलाएं भी एक बार फिर चुनावी रण में कौशल का परिचय दे रही हैं। इस बार 37 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। खास बात यह है कि सभी अहम दलों ने करीब इतनी ही महिलाओं को टिकट दिए हैं। महिलाओं को टिकट देने में कांग्रेस सबसे आगे है। 84 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली कांग्रेस ने 39 टिकट सिर्फ महिलाओं को दिए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भले ही 110 वार्ड वाले नगर निगम में 71 प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन इनमें भी 28 महिलाएं हैं। मेयर के साथ ही पार्षद पद तक के लिए बड़ी संख्या में महिला प्रत्याशी होने से सभी दलों के महिला संगठन भी सक्रिय हो गए हैं।
इनसे जुड़ी महिलाएं परिवार की जिम्मेदारी के लिए ही दलों से मिली जिम्मेदारी भी बखूबी संभाल रही हैं। घर घर जाकर प्रचार के साथ ही जीत तय करने की रणनीति बनाने में भी महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी बीते 2017 के निकाय चुनाव को देखते हुए इस बार फिर से 38 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यानी कि साफ है कि पिछले बार की अगर बात करते हैं तो वहां भी 38 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इस बार फिर से 38 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे गए। यानी कि साफ है कि संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल को पूरी तरीके से गिराने को लेकर के लगभग 38 से 35 महिला बूथ को प्रचार प्रसार में लगाया गया है। ऐसे में ये भी बताया जा रहा है पिंक बूथ, महिला सुरक्षा, कई ऐसे अहम दावे को लेकर के इस बार मैदान में उतरेंगी। इसके साथ ही साथ में इस बार की जो महिला प्रत्याशी हैं सुषमा खंडवाल, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। बीजेपी ने इस बार बीते चुनाव के मुकाबले महिला प्रत्याशियों को मैदान में ज्यादा उतारा है। 2017 में 38 महिलाएं मैदान में थीं। वहीं पार्टी प्रत्याशी की जीत तय करने को लेकर मोर्चा के पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ता तक सरकार के कामों को गिना रहे हैं। संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल में हुए कामों को याद दिलाया जा रहा है। मंगल दिवस से लेकर महिला सदन तक के आधार पर पार्टी प्रत्याशी को जीतने की अपील कर रही हैं। इसके साथ ही महिला बाजार बनाने, पिंक बूथ और टॉयलेट के निर्माण की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के वादे भी किए जा रहे हैं। सभी वार्डों में 30 से 40 महिलाएं समूह प्रचार की कमान संभाले हैं। समाजवादी पार्टी ने भी नगर निगम के चुनाव को लेकर के सक्रिय भूमिका निभाने वाली है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से महिला विंग को सक्रिय किया गया है और इस बार के 2017 के परिणाम की अगर बात करें तो उससे 2017 के परिणाम के बाद भी इस बार महिला विंग को सबसे ज्यादा एक्टिव किया गया। यानी कि महिला के मुद्दों को लेकर के इस बार समाजवादी पार्टी मैदान में उतर रही है। ऐसे में हर वार्ड को लेकर के लगातार जिस तरीके से अभियान समाजवादी पार्टी चला रही है, उसी कड़ी को लेकर के फिर से इस 2023 के निकाय चुनाव में भी सक्रिय दिख रही है। ऐसे में चाहे 10-90 का मामला हो या फिर महिला सुरक्षा के मामले हो, इन सारे मामलों को लेकर के समाजवादी पार्टी मैदान में उतरना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए हैं। पार्टी ने चुनाव प्रचार में भी महिला सभा को मोर्चा पर उतारा है। हालांकि अभी पूरी कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। ऐसे में सभी वार्डों में 3 से 4 महिलाओं का समूह प्रचार में जुटा है। घर घर जाकर वोट मांगने के साथ ही बीजेपी सरकार की खामियों को गिनाया जा रहा है। महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बनाते हुए अखिलेश सरकार ने 1090 जैसी योजना के आधार पर समर्थन मांग रहे हैं। इसके साथ ही महंगाई को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। 2017 के निकाय चुनाव के बाद बसपा इस बार फिर से महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। बसपा साफ तौर पे महंगाई के मुद्दे को लेकर के जन जा करके घर घर जा करके प्रचार प्रसार। तो बसपा में महिला विंग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं को अधिक टिकट दिया गया है। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से महिला मुद्दा हो या पुरानी योजनाएं हो जो बसपा सरकार में चलती आई हैं, उन योजनाओं पर इस बार जो है बसपा चुनाव लड़ने का वादा कर रही है। यानी आने वाले चुनाव को लेकर के भी बसपा की रणनीति साफ होती नजर आ रही हैं। वहीं अगर बसपा की बात करें तो पार्टी में कोई भी महिला विंग नहीं है, लेकिन टिकट महिलाओं को खुद दिए गए हैं। हर वार्ड में प्रत्याशियों ने प्रचार के लिए महिलाओं के समूह बनाए हैं। मायावती के शासनकाल में हुए विकास कार्यों के अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने में पार्टी की मजबूती बताते हुए वोट मांगे जा रहे हैं। डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान महंगाई समेत अन्य मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बसपा की सरकार में महिलाओं की लागू योजनाओं को गिनाया जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद मलिन बस्तियों में महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट बनाने वाली सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और विकास कार्यों को रफ्तार देने का वादा किया जा रहा है। इसके साथ ही दलित बस्तियों के विकास की बात भी की जा रही है। इस बार के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी भी बड़ी सक्रिय नजर आ रही है। ऐसे में साफ तौर पे महिला विंग के साथ साथ डोर टू डोर प्रचार प्रसार करना, इसके साथ साथ संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को भी गिना रही हैं। ऐसे में अपने प्रत्याशियों को साफ तौर पे डोर टू डोर कैंपेन करने का, इसके साथ ही साथ में जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उनको उजागर करने की बात कहती नजर आ रही है। इसके साथ साथ पिंक टॉयलेट हो या पिंक बूथ हो, इन बूथों पर अगर सरकार या मेयर बनती है तो उस पर हम काम करते नजर आएंगे। ऐसा भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी करते नजर आ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। महिला विंग की पदाधिकारी, युवा कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे के साथ साथ जगह जगह पिंक टॉयलेट, पिंक बूथ की मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदारों को भ्रष्टाचार का जिम्मेदार बताया जा रहा है। साथ ही पार्टी मतदाताओं को भरोसा दिला रही है कि प्रत्याशी के जीतने पर सड़कों और बाजारों को सीसीटीवी कैमरे लाइट से लैस कराया जाएगा। महिलाओं को सुविधा के लिए जगह
चलिए अब आपको सीधी तस्वीर लखनऊ से दिखाते हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। तो पूरे देश का नंबर 1 का प्रदेश बनाने में हम सब जी जान से जुटेंगे, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव बहुत पास में है, पोलिंग 4 को है और 11 को है। हम अपने सभी नवगंतुक साथियों से, भाइयों बहनों से अपील करेंगे कि जहां जहां भी आपका प्रभाव है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने में आप पूरी ताकत, लगन और मेहनत से काम करें। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा परिवार है जहां किसी भी व्यक्ति को मौका बड़े से बड़े कार्य करने के लिए मिल सकता है। यहां कार्य के आधार पर निर्णय होगा, ये आप जान लें। आपकी मेहनत हमेशा रंग लाएगी। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपने और साथियों का स्वागत करता हूं। आदरणीय मोइनेश जी के साथ आए हैं हमारे ठाकुर प्रसाद जी जो अयोध्या से हैं, आदरणीय अख्तर खान साहब, आदरणीय सरफराज जी, आदरणीय मोहम्मद रजा जी, आदरणीय राकेश वर्मा जी, आदरणीय दिलीप वर्मा जी, ये सब पदाधिकारी हैं। आने दो, पीछे खड़े हो जाएंगे फोटो। आदरणीय मोहम्मद कासिम जी, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय छोटू शर्मा जी, आदरणीय लाल देवेंद्र प्रताप सिंह जी, आदरणीय सत्यनारायण विश्वकर्मा जी, आदरणीय सनोज गुप्ता जी, आदरणीय राम स्वारथ विश्वकर्मा जी, मोहम्मद सालिम जी, मोहम्मद असलम जी सहित ढेर सारे साथी आए हैं हजारों की संख्या में। आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं और आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कुछ लोग जो है कि टिम्बर एसोसिएशन के जो प्रदेश भर के पदाधिकारी हैं वो माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं, तो 2 मिनट समय आप दे दीजिए। सब लोग जो है कि आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। सदस्यता ग्रहण किए ये तस्वीरें आपको राजधानी लखनऊ से दिखा रहे थे, जहां पर कई ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है और इसके साथ ही विपक्षी पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है।